हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन यानी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या दूसरे जो लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। साथ ही नोट्स के प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन यानी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या होता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन या सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन? तो सबसे पहले हम इसके नाम से ही इस चीज़ का मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें वर्ड यूज़ हुआ है सामंजस्यपूर्ण यानी हार्मोनियस, तो एक तरीके से ये हार्मनी की बात करता है, यानी संतुलन बनाने की बात करता है। क्योंकि बहुत सारे लॉज जो हैं आज के टाइम में ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग बातें होती हैं। जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ कुछ कहती है और एक पर्टिकुलर चीज़ कुछ और कहती है, तो उन दोनों चीज़ों के बीच में हार्मनी बैठाकर चलना, उन दोनों चीज़ों के बीच में संतुलन बनाना ही हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इस चीज़ को अप्लाई करता है कि कैसे हमें उन दो चीज़ों के बीच में हार्मनी लानी है, कैसे हमें उन दोनों चीज़ों के बीच में संतुलन बनाना है। लेकिन उन दोनों में विधायिका का कुछ ना कुछ आशय तो ज़रूर होता है। देखो, अगर मान लो दो लॉ बनाए गए और दोनों लॉ जो है मान लो अलग अलग बातें कर रहे हैं, एक अलग बात कर रहा है, दूसरा अलग बात कर रहा है, तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किसी भी लॉ के इंटरप्रिटेशन में तब काम आता है जब उनके विरोध में ना जाकर बल्कि उनके बीच में हार्मनी लाई जाए। और ये समझना है कि उस लेजिस्लेचर का ज़रूर कोई ना कोई इंटेंशन रहा होगा जिसने उन दोनों लॉज को बनाया है, यानी दोनों के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस तो ज़रूर होगा। इसलिए हमें दोनों के बीच में संतुलन बनाकर चलना है। दोनों को अलग अलग करके हम नहीं पढ़ सकते, दोनों को एक साथ मिलाकर हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ते हैं। भले ही दोनों लॉ अलग बात कर रहे हो, तो कोर्ट का काम यही होता है कि उन दोनों के बीच में कैसे उसे हार्मनी लाकर उसका इंटरप्रिटेशन करना है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें कि भाई किस तरीके से हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, तो देखो, जब दो या दो से ज़्यादा प्रावधानों में कोई भी दो प्रोविज़न है किसी भी लॉ के और उसमें स्पष्ट रूप से हमें विरोधाभास दिखता है, मतलब दोनों ही प्रोविजंस कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहे हैं, दोनों ही प्रोविज़न एकदम अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो कोर्ट ऐसे इंटरप्रिटेशन करता है जिससे दोनों प्रावधान, जो दोनों प्रोविजंस हैं, उनके बीच में उनको प्रभावी रूप से लागू किया जा सके, मतलब उनमें हार्मनी लाई जा सके। सेकंड पॉइंट ये है कि ये सुनिश्चित करना कि किसी भी विधिक प्रावधान, कोई भी लीगल प्रोविज़न है, उसकी व्याख्या इस तरह से की जाए जिससे उनमें कोई टकराव ना हो और सभी के सभी जो प्रोविज़न है वो प्रभावी रूप से, मतलब इफ़ेक्टिवली वो लागू हो सके। तो यही इसका उद्देश्य होता है, ठीक। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ और आपको इस एग्जांपल से समझाऊँ तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे बात कर लेते हैं बीएसए की। बीएसए मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक। इसमें एक सेक्शन है 138, एक सेक्शन है 138 जो किसकी बात करता है? सह अपराधी यानी अकम्प्लाइज की बात करता है। सह अपराधी का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में किसी अपराध में शामिल रहा है। तो सह अपराधी की बात करता है सेक्शन 138 और ये कहता है कि कोई भी सह अपराधी सक्षम साक्षी होगा, मतलब एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, और कोई भी दोष सिद्धि, कोई भी कन्विक्शन केवल इस आधार पर ही अवैध नहीं होगा कि अगर वह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर आधारित है। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है? अब अगर हम इसका इलस्ट्रेशन देखें, किसका? सेक्शन नंबर 119 का, इसका इलस्ट्रेशन बी है जो ये कहता है कि जो सह अपराधी है वो विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि नहीं होती। यानी ये एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहा है सेक्शन नंबर 138 की। तो दोनों ही सेक्शंस अलग अलग बातें कर रहे हैं, प्रोविजंस एक ही लॉ के हैं, बीएसए के ही हैं, बट बात अलग अलग कर रहे हैं। सेक्शन 138 क्या कह रहा है कि इस आधार पर दोष सिद्धि अवैध नहीं होगी क्योंकि वो जो सह अपराधी है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, मतलब वो अगर विटनेस है और उसने कोई गवाही दी तो उसके आधार पर क्या होगा
यहाँ पे उसकी दोष सिद्धि हो सकती है व्यक्ति की। लेकिन वह 119 ये कह रहा है कि सह अपराधी विश्वसनीयता के योग्य नहीं है, वो अयोग्य है जब तक कुछ तात्विक विशिष्टियों से उसकी संपुष्टि नहीं हो जाती। तो यहाँ पर अगर हमें पढ़ना है तो देखो हमें दोनों प्रोविज़न को पढ़ना है और दोनों ही प्रोविज़न्स में हमें सामंजस्य लाना है, एक संतुलन बैठाकर चलना है। ठीक, तो दोनों एक ही स्टैट्यूट है, एक ही लॉ है और लॉ के दो प्रोविजंस हैं और दोनों ही प्रोविजंस के बीच यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो कोर्ट को दोनों के बीच में संतुलन बनाना होता है और अगर किसी एक प्रोविजन को महत्व नहीं हमें देना बल्कि दोनों में हार्मनी लाने की कोशिश करनी है और कोर्ट को दोनों के बीच में तालमेल बैठाना है। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्ट्स की कि ये जो हमारा सामंजस्यपूर्ण निर्वचन है यानी ये जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है इसके क्या उद्देश्य, क्या पर्पस हो सकते हैं। तो सबसे पहले विधि को संपूर्णता से बनाए रखना, मतलब कोई भी लॉ है, लॉ की जो होलनेस है, जो उसकी संपूर्णता है उसको बनाए रखना सबसे पहला इसका उद्देश्य होता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का। किसी भी कोई भी मान लो संवैधानिक या कानूनी प्रावधान है उसको अलग अलग करके नहीं देखा जाता बल्कि पूरे विधि को, हमें पूरे लॉ को एक यूनिट के रूप में समझना होता है। कोर्ट को ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी प्रोविज़न बिल्कुल भी अनुपयोगी ना हो, मतलब वो बिल्कुल भी यूज़लेस नहीं है। अगर कोई प्रोविज़न किसी लॉ में डाला गया है तो वो ज़रूर उसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है। जो विधायिका, जो लेजिस्लेचर है, उसने जो भी प्रोविज़न बनाए हैं किसी भी लॉ के अंदर तो वो ज़रूर किसी पर्पस से, किसी ऑब्जेक्ट की वजह से बनाए होंगे। नेक्स्ट आता है कानूनी टकराव को दूर करना। अगर मान लो दो प्रोविज़न है किसी भी लॉ में और उनके बीच में टकराव हो रहा है तो उस कानूनी टकराव को, उस लीगल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना भी हमारे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट माना जाता है। ठीक, क्योंकि कोर्ट को जो है जब किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करना होता है तो उसे ऐसा इंटरप्रिटेशन करना होता है जिससे दोनों प्रोविजंस को उसके सही संदर्भ में, उसके एकदम क्लियर कॉन्टेक्स्ट में लागू किया जा सके। ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये विधायिका के उद्देश्य की पूर्ति करता है, उसके पर्पस को जानने में हेल्प करता है और कोई भी इंटरप्रिटेशन अगर करना है तो उसमें एकदम स्पष्टता, एकदम क्लैरिटी लाता है। नेक्स्ट आता है संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का एक मेन ऑब्जेक्ट ये भी है कि कैसे हमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखना है। इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, इसीलिए जो हमारी कोर्ट्स हैं वो संविधान के अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं उनको इस तरह से पढ़ते हैं कि वो एक दूसरे के साथ तालमेल बना सके, ऐसा ना हो कि दोनों के बीच में टकराव हो जाए, है ना। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं और कोर्ट को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको किसी तरह का कोई भी हार्म ना हो, उसको किसी तरह की कोई हानि ना पहुँचे। तो ये भी इसका एक मेन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है विधायिका की मंशा को समझना और उसको लागू करना। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का एक मेन ऑब्जेक्ट ये भी होता है कि जो भी लॉ बनाया गया है उस लॉ को बनाने के पीछे लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन है, उसको क्यों उसको लागू किया गया है। जाहिर सी बात है अगर कोई भी लॉ में दो प्रोविज़न है और दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं तो दोनों में किसी भी तरह का अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो हमें ये देखना है कि ज़रूर दोनों ही प्रोविज़न का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, किसी ना किसी उद्देश्य से तो विधायिका ने वो लॉ ज़रूर बनाया है और उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। तो वो सारी चीज़ें देखनी होती है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में। और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी लॉ है और दो प्रोविज़न है तो हमें उनके बीच के टकराव को दूर करके उनके बीच में तालमेल बैठाना है। तो अगर यहाँ पे हम केस लॉ की बात करें तो केसेस से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। पहला केस है श्री वेंकटरमन वर्सेस मैसूर राज्य 1957। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी भी एक्ट के, किसी भी अधिनियम में दो ऐसे उपबंध हों, दो ऐसे प्रोविज़न हों जिनमें एक दूसरे के साथ हार्मनी स्थापित ना की जाए, मतलब हार्मनी ना लाई जा सके, तब उनका इस तरीके से हमें व्याख्या करनी है, उनका इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना है कि अगर संभव हो तो दोनों ही उपबंधों को प्रभावी किया जा सके। इसी नियम को हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का नियम कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ने इस केस में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को एक तरीके से डिफाइन किया है कि किसको कहेंगे हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है केशवानंदा भारती वर्सेस केरल राज्य। ये जो केस है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत ज़्यादा काम आता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा तो ये भी देख लेते हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट था कोर्ट का और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसके सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनके बीच में सामंजस्य बनाए रखने की ज़रूरत पर कोर्ट ने बल दिया। तो एक तरीके से यहाँ पे कोर्ट ने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रूल ही अप्लाई किया है।
कोर्ट ने ऐसा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया है कि किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनमें किसी तरीके का कोई टकराव ना हो, बल्कि दोनों के बीच में जो दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उनके बीच में एक हार्मनी बनी रहे, उनके बीच में एक संतुलन बना रहे। तो अगर मैं निष्कर्ष की बात करूँ तो ये यही निकलता है कि ये रूल तब अप्लाई होगा जब किसी भी लॉ या एक्ट में कोई भी दो प्रोविजंस हैं जो अलग अलग बात कर रहे हैं और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है कि उन दोनों प्रोविजंस को हमें समझना है जिससे उन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना होकर संतुलन बनाया जा सके या हार्मनी लाई जा सके। यानी एक प्रोविजन को दूसरे के ऊपर ना बताकर उनमें तालमेल बैठाना, उनमें संतुलन बनाए रखना ही हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है ना। और इसे करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि लॉ तो एक ही है, भले ही दोनों प्रोविजंस अलग अलग बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉ एक ही है तो लॉ का ऑब्जेक्ट भी एक ही होगा। लेजिस्लेचर का तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से लेजिस्लेचर के पर्पस और जो भी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको जानने के लिए उन दोनों प्रोविजंस में हार्मनी लाकर ही उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।